हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सेट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूं कि आज के हम इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम आपको सारी थ्योरी एंड कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि हम इस लेक्चर में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम सेट्स के बारे में जानेंगे कि सेट्स की डेफिनेशंस क्या होती है। सेट को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे कि जो हमारे सेट्स होते हैं या जिन्हें हम हिंदी में समुच्चय भी बोलते हैं, तो वो कितने टाइप के होते हैं। फिर हम व्हेन आरेख होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स कि जो अगर आपके पास एबीसी अगर आपके पास सेट्स गिवन है तो हम उनके बीच क्या-क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऑपरेशन मीन जैसे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स गिवन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, तो हम दो नंबर्स के बीच में ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। बट सेट के ऐसे केस में ऐसा नहीं है। सेट के केस में ऑपरेशन का मतलब यूनियन एंड इंटरसेक्शन से है। वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। फिर हम लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स की या जो समुच्चय है उसके जो बीज गणितीय नियम होते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो ये होगी स्टूडेंट आज की क्लास की आउटलाइन। अब हम आपको एक एक करके सभी जो सब टॉपिक्स बताए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो सेट्स है उसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या है सेट की? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन और सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या आप अगर हम हिंदी में बोले तो एक समुच्चय क्या है? एक वस्तुओं का एक सुव्यवस्थित वर्ग या संग्रह है। तो सुव्यवस्थित जो वर्ड है या वेल डिफाइंड है, इसका मतलब होता है कि देयर इज नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि जो सुव्यवस्थित जो वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है कि किसी भी आपको ऑब्जेक्ट के बीच में कोई डाउट नहीं होगा कि इस ऑब्जेक्ट को हमने सेट के अंदर लिया है या एक्सक्लूड एक्सक्लूड किया है, इंक्लूड किया है। तो इसलिए एक जो समुच्चय होता है वो क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी तीन कोई फेवरेट आईपीएल टीम्स के नाम बताइए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपनी फेवरेट टीम के तीन फेवरेट आईपीएल टीम के नाम बताइए, तो आप क्या बता सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं या आपके दोस्त से पूछूं, तो हाई चांसेस हैं कि दोनों लोगों के जो चॉइस हैं वो क्या डिफरेंट डिफरेंस हो सकती है। जैसे मान लिया कि आपने सेलेक्ट कर लिया सीएसके, आरसीबी और एमआई, और आपके दोस्त ने सेलेक्ट कर लिया सीएसके और राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता के। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने अब अगर पूछा कि दो लोगों से पूछा गया है कि आप अपनी तीन फेवरेट आईपीएल टीम के नाम बताइए, तो दोनों लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट बताए। तो ये क्या है? ये जो क्या है, ये क्या है? ये वेल डिफाइंड नहीं है। कि अगर मैं आपसे वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, अगर एग्जांपल के तौर पर समझें कि अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूं, आपके दोस्त से पूछूं, तो वो क्या होना चाहिए? कॉमन आंसर आना चाहिए। ओके, अगर आप आसान भाषा में समझे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उनमें कितने वोवेल्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे दोस्त से पूछूं, आपसे पूछूं, तो आप दोनों का आंसर क्या आएगा कि ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ये आपके क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और जैसा कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, वो क्या था? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं था। ओके, अब बात आती है कि जो सेट्स होते हैं उनको हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो सेट्स को हम कैपिटल जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उनके द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे मान लिया ए बी सी डॉट डॉट एंड सो ऑन। आप ए मानिए या बी या सी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कैपिटल अल्फाबेट से हम सेट्स को डिनोट करेंगे। और जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम अवयव बोलते हैं हिंदी में, उनको हम इंग्लिश जो अल्फाबेट है उनके स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ओके, अब बात आती है स्टूडेंट कि आपने ये जान लिया कि सेट को हम इंग्लिश अल्फाबेट है उनके कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो सेट के एलिमेंट होते हैं वो हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि ये दो सिंबल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये एक ये सिंबल, एक ये सिंबल। तो ये सिंबल
है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ। तो ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है कि जो ए एलिमेंट है, जैसे हम हिंदी में अवयव बोलते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। ए क्या है? कैपिटल ए का एक मेंबर है या सदस्य है या अवयव है, आप बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा कहीं लिखा मिले कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है कि ए जो एलिमेंट है वो सेट ए का मेंबर नहीं है। तो यदि ए समुच्चय कैपिटल ए का एक अवयव है तो हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, और अगर स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट नहीं है तो हम लिखते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए या ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैपिटल ए। तो आई होप स्टूडेंट आपको सेट की जो डेफिनेशन बताई है उसका नोटेशन और उनके एलिमेंट को कैसे लिखते हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट कि जो सेट्स के हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सेट्स के कितने टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट सेट्स को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला टाइप है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो आपको सबसे पहले हम बताएंगे रोस्टर फॉर्म के बारे में। तो रोस्टर फॉर्म को आप हिंदी में बोल सकते हैं सारणीबद्ध रूप। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सबसे पहले क्या कहते हैं कि एक जो आपका सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या किया जाता है, लिस्ट किया जाता है। कि आपको लिस्टेड कर दिया, जो भी सेट के एलिमेंट है उनको लिस्ट करिए, और उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। किसके द्वारा? कॉमा के द्वारा उनको अलग किया जाता है और उनको करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है इसमें तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। रोस्टर फॉर्म में आपको जो सेट के एलिमेंट है उनको आपको लिस्टेड करना होता है, फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स आए हैं उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट करना होता है। सेपरेट करने के बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम करली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे, तो ये आपको सेट का रोस्टर फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझें, जैसे मैं आपसे बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक समुच्चय, तो आप क्या करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक समुच्चय, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो भी इंग्लिश अल्फाबेट है उसके वोवेल्स को लिखेंगे, कि लिस्ट करेंगे ना, कि ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। ये क्या है? ये आपके आपने पता कर लिया कि ए ई आई ओ यू ये आपके क्या हो गए? इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स। तो सबसे पहले आपने क्या किया? लिस्ट कर लिया। लिस्ट करने के बाद क्या किया? देख सकते हैं आप स्टूडेंट, कॉमा से सेपरेट किया हमने। कॉमा से सेपरेट करने के बाद हमने जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको करली ब्रेस के अंदर लिख दिया। तो हमको क्या मिल गया? सेट का रोस्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, या बोल सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले इसे समझते हैं कि अगर आपको एक सेट है उसको अगर डिस्क्राइब किया गया किसी प्रॉपर्टी के द्वारा, कोई भी सेट है उसको अगर डिस्क्राइब किया गया किसी भी प्रॉपर्टी के द्वारा, तो प्रॉपर्टी हमने मान ली पी एक्स, जो इसके सभी अवयवों एक्स द्वारा धारण किया जाता है। मीन्स जो एक कोई प्रॉपर्टी है जो सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सारे सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? हम सेट को हम करली ब्रेस के अंदर कुछ स्टेप्स लिखेंगे कि एक्स दैट पी एक्स इज ट्रू, या पी एक्स क्या है? सत्य है, और या आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे p इक्वल टू हमने ये लिख दिया, हमारे पास एक सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में गिवन है, जिसके एलिमेंट है 0, 1, 4, 9, 16। तो स्टूडेंट आपको क्या आप ये बताएंगे कि ये जो सेट आपको गिवन है, क्या सेट के हर एक एलिमेंट कोई एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जैसे यहाँ पर देखेंगे 0 को आप 0 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 16 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है? आपकी एक कॉमन प्रॉपर्टी, जो सेट के एलिमेंट हैं उनके बीच की आपको कॉमन प्रॉपर्टी नजर आ रही है कि ये जितने भी सेट पी के अंदर एलिमेंट लिखे हैं वो क्या है? किसी न किसी एक इंटीजर के स्क्वायर हैं, किसी न किसी एक इंटीजर के स्क्वायर हैं। तो सारे एलिमेंट्स की आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी मिल रही है। तो इसको आप लिखेंगे p इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा स्टूडेंट, यहाँ पर तो क्या है कि सारे एलिमेंट एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमने इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। बट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपको कोई सेट दे दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, और आप क्या करें? आप सेट के कोई 2 या 3 एलिमेंट एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट है कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं।
तो हम इस केस में इसे सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या करने चाहिए, कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। हमने क्या क्या जान लिया, हमने डेफिनेशन ऑफ सेट्स जानी, सेट की रिप्रेजेंटेशन के बारे में जाना। अब हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जानेंगे कि सेट्स को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं। तो सेट्स की बारे में जानेंगे अब, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो डिफरेंट टाइप के सेट्स होते हैं, जैसे नल सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, फाइनल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, और डिफरेंट टाइप के हैं, वो हम आपको सब बताएंगे। तो पहली बात करेंगे सबसे पहले नल सेट, जिसे हम शून्य समुच्चय या खाली समुच्चय या रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो एक शून्य समुच्चय हम ऐसे समुच्चय को बोलते हैं जिनमें एक भी अवयव ना हो, मीन्स ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट ना हो, हम उन्हें बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट या शून्य सेट आप बोल सकते हैं। क्या डेफिनेशन है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उन्हें हम बोलते हैं शून्य समुच्चय। तो जो नल सेट है उसका जो नोटेशन है वो क्या है, उसे हम फाई के द्वारा डिनोट करते हैं या करली ब्रेसेस के द्वारा डिनोट करते हैं। और अगर कोई भी सेट आपको गिवन है, उसमें अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, केवल एक हो, तो उसे हम बोलते हैं एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। क्या सीखा अब तक आपने कि ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो उन्हें हम शून्य समुच्चय बोलेंगे, और ऐसे सेट जिनमें केवल एक एलिमेंट हो, उन्हें हम एकल समुच्चय बोलेंगे। ओके, चलिए अब बात आती है कि अगर हमारे पास कोई सेट गिवन है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, तो क्या हम उन सेट को क्या बोलेंगे। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर आपके पास कोई सेट गिवन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है इनफाइनाइट, तो हम उस सेट को क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई सेट गिवन है उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, जो अवयवों की संख्या है वो क्या है, परिमित है, तो हम उसे बोलते हैं परिमित समुच्चय। और अगर आपके पास कोई सेट गिवन है जिसमें अवयवों की संख्या क्या है, इनफाइनाइट है, उन्हें हम अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। तो फाइनाइट का मीन क्या है कि आप जैसे काउंट कर रहे हैं तो एक निश्चित टाइम के बाद एक रुक जाए, जैसे 1 to 100 कहीं पे लिखा है तो देख सकते हैं 1 2 3 डॉट डॉट 100, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे 100, और यहाँ पर अगर कॉमा लगा के डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ऐसे सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, उन्हें हम परिमित समुच्चय बोलेंगे, और ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे उन्हें हम अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। ओके, अब बात आती है कि क्या दो सेट्स इक्वल हो सकते हैं या नहीं। अगर इक्वल हो सकते हैं तो क्या कंडीशन है, वो हम आपको बताएंगे। तो दो सेट्स को हम इक्वल सेट्स कब बोलेंगे स्टूडेंट, जब हमारे पास जो सेट्स गिवन है उन दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं या अवयवों की संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तो उनको हम समान समुच्चय कब बोलेंगे, जब दोनों सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, और अवयव भी समान हो। ए का हर एक अवयव बी का भी अवयव हो, और बी का हर एक अवयव ए का भी अवयव हो, तो हम बोलेंगे जो हमारे सेट्स हैं ए एंड बी वो कैसे हैं, इक्वल सेट हैं। तो अर्थात आप बोल सकते हैं इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर एक्स का ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है, और बी का हर एक एलिमेंट सेट ए का भी एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे कि दोनों सेट्स हमारे कैसे हैं, इक्वल सेट हैं। अब ये क्वेश्चन और आ जाएगा आपके माइंड में कि अगर आपके पास दो सेट्स गिवन है, उन दोनों सेट की जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी मींस दोनों सेट के कार्डिनलिटी मींस की नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सेट की कार्डिनलिटी बताइए, तो इसका मतलब है कि आप उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करेंगे और बता देंगे कि इस सेट की कार्डिनलिटी ये है। तो अगर आपके पास दो सेट गिवन है, उन दोनों सेट्स की अगर कार्डिनलिटी समान है, नंबर ऑफ एलिमेंट समान है, तो हम बोलेंगे कि दोनों सेट हमारे समतुल्य सेट हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं। तो इक्विवेलेंट सेट के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए। एवरी इक्वल सेट इंप्लाई इक्विवेलेंट सेट, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कि हर एक समान सेट एक समतुल्य सेट होता है, बट हर एक
समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि एक जैसे आपके पास समुच्चय है, तो समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो सारे समुच्चयों को क्या करता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी के सभी समुच्चय क्या हो, शामिल हो, तो हम उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ओके, अब बात आती है सबसेट की। हमने सेट जान लिया, तो सबसेट क्या होते हैं कि मान लिया कि हमारे पास ए एंड बी दो सेट्स हैं, तो हम ए को बी का सबसेट कब बोलेंगे या बी को ए का सबसेट कब बोलेंगे, ये समझते हैं। यदि स्टूडेंट ए का हर एक अवयव बी का भी अवयव हो, यदि ए का हर एक अवयव बी का भी अवयव हो, तो हम बोलेंगे ए क्या है, बी का सबसेट है या उप समुच्चय है। इसे किस प्रकार से डिनोट किया जाता है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या आप इसे बोल सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय है। इसका मतलब क्या है कि ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में भी है, या सेट ए का हर एक अवयव सेट बी का भी अवयव है। तो हम बोलेंगे कि जो सेट ए है हमारा, वो सेट बी का उपसमुच्चय है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास ए एंड बी दो आपके पास सेट गिवन है और ए बी का उपसमुच्चय है और a डज नॉट इक्वल टू बी है, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे सेट्स हैं a एंड b क्या है, उचित समुच्चय मींस प्रॉपर सबसेट है। और अगर आपको ये मिल जाए कि a इज अ सबसेट ऑफ a और phi इज अ सबसेट ऑफ a, तो इस टाइप के सेट क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है कि अगर आपके पास मान लिया पावर सेट की डेफिनेशन समझेंगे। पावर सेट को हम हिंदी में घात समुच्चय बोलते हैं। तो पावर सेट क्या होता है कि यदि S कोई भी समुच्चय है, तो S के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय S का घात समुच्चय कहलाता है। मीन द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ S इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ S। जैसे S आपके पास कोई सेट है, अगर आप सेट S के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, सेट A के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, उनको मिलाकर आप एक सेट बनाएं, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं पावर सेट, जिसे हम कैपिटल P ऑफ S से डिनोट करते हैं। तो अगर स्टूडेंट आपके पास कोई सेट गिवन है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या अवयवों की संख्या n है, तो उसमें उसके जो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है होगी, वो क्या होगी? 2 की पावर n होगी। पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 2 की पावर n, यदि आपके पास जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? n। अब स्टूडेंट कुछ इंपोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। तो इन इंपोर्टेंट नोट क्या है कि जो दो जो आपका ये जो सेट गिवन है आपका, ये आपका कैसा है? इसको आप शून्य समुच्चय नहीं बोलेंगे। ओके, ये अगर एक करली ब्रेसेस के अंदर लिखा है फाई, अगर आपको सिंपली फाई लिखा हो, तो इसका मतलब है एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। अगर हम एम्प्टी सेट को अगर करली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे, तो इसका मीन ये है कि फाई यहाँ पर एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर हम फाई को करली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं, तो फाई हमारा एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो आपका सेट है शून्य समुच्चय नहीं है। ओके, तो जब भी हमें स्टूडेंट दो सेट को इक्वल दिखाना हो, तो क्या कर सकते हैं? आपको जैसे मान लिया एक सेट आपका ए है, दूसरा सेट आपका बी है, तो अगर आपको ए एंड बी को अगर इक्वल दिखाना हो, तो अगर आप क्या दिखा दें? आप ये दिखा दें कि ए जो सेट है वो बी का सबसेट है और बी को दिखा दें बी ए का सबसेट है। एक दूसरे का सबसेट दिखा दें, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे सेट्स हैं ए एंड बी, वो दोनों कैसे हैं? इक्वल है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर आपके पास कोई सेट ए है जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि इसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं कार्डिनल नंबर को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू कितने हैं? m। इसका मतलब क्या है कि जो सेट ए है इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? m है। अब हम स्टूडेंट वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट वेन डायग्राम क्या होता है? जो हमारे पास सेट्स होते हैं, यूनिवर्सल सेट होता है, इनको हम क्या कहते हैं? डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, जिसे हम सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं, इसको हम स्टूडेंट किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम एक रेक्टेंगुलर डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और जो उसके जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसके जो सबसेट हैं, उनको हम सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो आपका U है, ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका U आपका यूनिवर्सल सेट है और ये क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो ये आपका ये हो गया और ये हो गया U। ये क्या है, एक डायग्राम हो गया। तो इसे वेन डायग्राम स्टूडेंट इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे एक साइंटिस्ट थे वैन यूलर, उन्होंने ये तरीका बताया था, तो इसलिए इसका जो डायग्राम बनता है इसका नाम हम वेन डायग्राम रखते हैं। तो वेन डायग्राम से क्या सीखा आपने कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसे आप रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और जो आपका सेट होता है उसको आप सर्कल से डिनोट करते हैं। ओके, अब ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो ऑपरेशंस ऑन सेट्स हैं, तो अगर आप नंबर्स में जाएं तो नंबर्स में क्या होता था कि ऑपरेशंस में क्या आ जाता है, एडिशन आता था, मल्टीप्लिकेशन आता था, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आता था। बट सेट के केस में ऐसा नहीं है। सेट के केस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है बट एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात की जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स मीन क्या होता है, तो अगर हम यूनियन को हिंदी में बोले तो उसे बोलते हैं संघ। ठीक है, तो मान लिया कि हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है आपका ए, दूसरा सेट आपका बी। तो अगर हमें इन दोनों सेट का यूनियन लेना है या संघ लेना है तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो समझते हैं। तो ए और बी का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, उन सभी एलिमेंट्स का एक समुच्चय होगा जो समुच्चय ए में है और या बी में है या दोनों में है। मीन अगर आपके पास दो सेट गिवन है, एक सेट आपका ए है, दूसरा सेट आपका बी है, तो अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो ये यूनियन बी वो भी एक सेट होगा। उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में हो या सेट बी में हो या दोनों में हो। और अगर जो कॉमन एलिमेंट है उनको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। ओके, तो यूनियन ऑफ सेट्स को हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, x such that x belongs to a या x belongs to b। मीन वो सारे एलिमेंट्स जो या तो a में हो या b में हो या दोनों में है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा जो सेट्स हैं इनका यूनियन हो गया। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल से अगर आप समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए एक आपने सेट ले लिया a जिसमें लिख लिया 1 2 3 4 और दूसरा सेट आपने b ले लिया, उसमें ले लिया आपने 2 4। तो अगर हम ए यूनियन बी लें तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, सेट ए वो सारे एलिमेंट वो जो या तो सेट ए में हो या सेट बी में हो या दोनों में हो, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। ओके, तो अगर हम वेन डायग्राम से ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यू है आपका यूनिवर्सल सेट जिसे हम रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए यूनियन बी आपके पास ए एंड बी दो सबसेट हैं तो कुछ इस टाइप से सर्कल से डिनोट करेंगे। तो ए यूनियन बी मतलब वो सारे एलिमेंट जो सेट ए के भी हैं और सेट बी में भी है। तो ए यूनियन बी में जो आपको सेटेड रीजन दिख रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब बात आती है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन को हम हिंदी में प्रतिच्छेदन बोलते हैं। तो अगर आपके पास दो सेट गिवन है और आपसे पूछा गया है कि दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालिए, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी या ए और बी का प्रतिच्छेदन निकालना, तो जब भी आपसे दो सेट का इंटरसेक्शन पूछा जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मीन दोनों सेट में आपको कॉमन एलिमेंट्स, सिंपल तरीका है, आपको दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं वो लिख देना है, उनसे एक नया सेट बना देना। तो ए और बी का प्रतिच्छेदन उन सभी एलिमेंट्स का एक समुच्चय है जो दोनों सेट ए और बी में होते हैं। वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में और बी दोनों में होते हैं, कि ऐसे एलिमेंट जो सेट ए एंड सेट बी दोनों में हैं तो वो क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम मैथमेटिकली डिनोट करें तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले कि दो सेट आपके गिवन है तो क्या करेंगे, दो सेट्स के बीच का इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स। क्या कॉमन एलिमेंट्स। तो आप वेन डायग्राम देख सकते हैं, यू आपका यूनिवर्सल सेट है, सेट ए आपका ये रहा, सेट बी ये रहा, तो दोनों सेट के ये आप सेटेड रीजन देख सकते हैं। ये सेटेड रीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब बात आती है कि जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट हो, कि अगर आपके पास दो सेट गिवन है तो जरूरी नहीं है कि दोनों सेट में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन हो।
ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेट हैं, उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो स्टूडेंट ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर आपके पास आपको कोई दो सेट ऐसे मिले हैं ए एंड बी, जिनके बीच कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, या आप बोलें ए इंटरसेक्शन बी क्या है, आपका एक एम्प्टी सेट है, तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, हम ऐसे दो समुच्चय को बोलते हैं जिनके बीच का जो इंटरसेक्शन अगर लिया जाए, दो सेट ए एंड बी के बीच का अगर आप इंटरसेक्शन लें, वो आपको अगर एम्प्टी सेट मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि जो हमारे सेट्स हैं वो कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, या आप असंयुक्त समुच्चय बोल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। तो आपको पता है स्टूडेंट, मान लेंगे सबसे पहले यू आपका एक यूनिवर्सल सेट है या सार्वत्रिक समुच्चय है, और ए क्या है, एक आपका एक समुच्चय है जो कि यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। ए क्या है, यू का सबसेट है। तब यू के सापेक्ष ए का पूरक, ए का पूरक मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम ए प्राइम या ए की पावर सी या ए वार या यू माइनस ए के द्वारा डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम कितने टाइप से डिनोट कर सकते हैं, तीन या चार तरीके से, कि ए की पावर ए प्राइम, जैसा अभी ये चीज है ए प्राइम, ये है आपका ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, या ए बार, या यू माइनस ए। इन जितनी भी क्वांटिटी आपको गिवन है, इन सभी का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, तो इसे यू के उन सभी अवयवों का समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो ए में नहीं है। यू माइनस ए का मतलब, या ए कॉम्प्लीमेंट या ए प्राइम, इनका मतलब क्या होता है। आप क्या करेंगे, जैसे आपसे पूछा जाए या कि एक यूनिवर्सल सेट हमने यू दे दिया और एक सेट दे दिया ए, और आपसे ये बोला जाए कि यूनिवर्सल सेट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, सेट यू में से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब कि आप सेट यू में से वो सारे एलिमेंट को डिलीट कर देंगे या रिमूव कर देंगे जो सेट ए एंड यू दोनों में कॉमन है। फिर से सुनिए स्टूडेंट, अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पूछा जाए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मींस ए प्राइम इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए। तो यू माइनस ए कैसे निकालेंगे आप, सेट यू में से वो सारे एलिमेंट को डिलीट या रिमूव कर देंगे जो सेट ए एंड यू दोनों में कॉमन है, तो आपको मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या ए का पूरक। तो आप देख सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से, जो आपको सेटेड रीजन दिख रहा है, यू आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए आपका सेट आपका सर्कल है। तो क्या है, सेट यू में से हमने वो सारे एलिमेंट को डिलीट या रिमूव कर दिया है जो सेट ए एंड यू दोनों में कॉमन है। तो देख सकते हैं ये ए प्राइम है, ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और ये आपको जो सेटेड रीजन दिख रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए में है लेकिन बी में नहीं। अगर ए माइनस बी की बात करें, तो क्या करेंगे, वो सारी एलिमेंट्स का सेट है जो सेट ए में है बट बी में नहीं है। मीन ए माइनस बी का मतलब क्या है, कि आप क्या करेंगे, अगर आपको ए माइनस बी निकालना कर हो, तो मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और अगर बी माइनस ए की बात करें, तो बी माइनस ए इक्वल टू होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, तो आप देख सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से, तो ये ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, सेट ए में से वो सारे एलिमेंट को रिमूव या डिलीट कर देंगे जो सेट ए एंड यू दोनों में कॉमन है, तो आपको ए माइनस बी मिल जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए बी माइनस ए, तो आप क्या करेंगे, बी माइनस ए के केस में आप सेट बी में से वो सारे एलिमेंट को डिलीट या रिमूव कर देंगे जो सेट ए है और बी दोनों में कॉमन है। तो वेन डायग्राम से आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो ए माइनस बी सेट है एंड बी माइनस ए सेट है, दोनों कैसे हैं, क्या आपको सेम नजर आ रहे हैं, आपका आंसर आना चाहिए नो। ए माइनस बी एंड बी माइनस ए जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू हो बी माइनस ए। तो स्टूडेंट, दो सेट का अगर आप डिफरेंस लें, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए लें, तो ये जरूरी नहीं है कि ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए हो। क्या मिलेगा रिजल्ट आपको, आप देख सकते हैं वेन डायग्राम से कि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए दोनों कैसे हैं, इक्वल नहीं है। तो ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो दो सेट्स का अगर आपको डिफरेंस दिया जाए, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए पूछा जाए, तो जरूरी नहीं है कि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए बोथ आर इक्वल। ओके, तो ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो यहाँ से एक रिजल्ट ये भी आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं
हमारे पास अगर मान लें कि दो सेट्स हैं, एक सेट है आपका ए, दूसरा सेट बी है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है उसे समझेंगे। तो जैसे आपने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ लिया, तो सिमेट्रिक डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि a माइनस बी यूनियन विद b माइनस c। जैसे आप यहाँ पर अगर देखें, अगर आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा कि a माइनस बी हमने निकाला था वेन डायग्राम से, b माइनस a निकाला था, तो आपने ये देखा था कि a माइनस बी एंड b माइनस a ये दोनों कैसे थे, डिसजॉइंट सेट थे। इन दोनों सेट के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। तो अगर हम a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन ले लें, तो एक हमें एक नया डिफरेंस मिलता है जिसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको हम a डेल्टा b के द्वारा डिनोट करते हैं। तो a डेल्टा b इक्वल टू हो जाएगा a माइनस b यूनियन विद b माइनस a। तो ये क्या, किसको डिनोट करते हैं, किस टाइप के डिफरेंस को डिनोट करता है, ये है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। ये आप देख सकते हैं, ये आपका वेन डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में जो मैंने आपको बताया है उसका एक क्विक रिकॉल करा देते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने स्टूडेंट सेट की डेफिनेशन जानी। सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट के बारे में जाना। फिर हमने सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक था रोस्टर फॉर्म, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हमने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जाने थे। सबसे पहले जाना था हमने नल सेट के बारे में। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे बोलते हैं नल सेट। और अगर आपके पास कोई एक सेट ऐसा गिवन है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, एक है, तो हम ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट बोलते थे। और अगर ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो उसे हम परिमित समुच्चय। ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है उन्हें इनफाइनाइट सेट और आप बोल सकते हैं अपरिमित समुच्चय। और ऐसे सेट जिन, अगर मान ले आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, अगर दोनों सेट की कार्डिनलिटी के साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ उनके एलिमेंट्स भी सेम हो तो हम ऐसे सेट को इक्वल सेट बोलते थे। इक्विवेलेंट सेट में क्या था अंतर, स्टूडेंट दो हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है। ओके, और हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में आज के लेक्चर में जाना। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं सेट्स के उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।